वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हाउ विल यू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। मतलब कि अगर तुमको कोई एसिडिक कंपाउंड या कोई एक बेसिक कंपाउंड दे देता है तो तुम उसे देखकर किस तरीके से या कुछ रिएक्शंस करवाकर किस तरीके से बता सकते हो कि जो तुम्हें एसिड दिया हुआ है या कोई जो तुम्हें बेस दिया हुआ है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर कितना ज़्यादा वीक है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन है ना एसिड से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं। एसिड्स वो होते हैं जो कि क्या कर देते हैं, H+ आयन को सोल्यूशन के अंदर लिबरेट करते हैं। सोल्यूशन इन द सेंस कि अगर कोई भी वाटर या एक्वस मीडियम है उसके अंदर अगर मैं कोई एसिडिक कंपाउंड को डिज़ोल्व कर रही हूँ तो वो हमें H+ आयन देगा। वही क्या होती है, एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर अपन HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये किस तरीके से ब्रेक डाउन होगा, H+ और क्या देगा हमें, H+ और Cl- हमें सोल्यूशन में दे देगा। ठीक है, तो जितने उसके पास हाइड्रोजन आयंस होते हैं ना एसिड्स के पास, वो क्या कर देता है, उतने के उतने H+ आयंस वाटर में दे देता है या सोल्यूशन में दे देता है। तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, एसिड्स कहते हैं। और एसिड्स की जो एसिडिक नेचर होता है, जितनी भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड्स की पढ़ के आए हैं, उनकी मेटल्स के साथ रिएक्शन, उनकी बेस के साथ रिएक्शन, उनकी वाटर के साथ, सॉल्ट के साथ, जिस अलग अलग तरीके की जो रिएक्शंस पढ़ के आए हैं वो सिर्फ किसकी वजह से होती हैं, वो सारी की सारी वो H+ आयन जो वो लिबरेट करते हैं उसी की वजह से होती है। ठीक है, द एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द H+ आयंस इन दैम। H+ आयंस होने की वजह से या उनके एबिलिटी होने की वजह से कि वो H+ आयंस लिबरेट करते हैं एज सुन एज दे कम इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, उसी की वजह से एसिडिक प्रॉपर्टीज एसिड्स के पास होती हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं कि इन H+ आयंस के बेसिस पे ही हमने क्या कर दिया है कि जो एसिड्स जो हैं उनको दो पार्ट में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड H+ आयन, प्रिसाइजली कितना हाइड्रोजन आयन एक एसिड लिबरेट कर सकता है, उसका कंसंट्रेशन, उसके बेसिस पे एसिड्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हमने किस तरीके से क्लासीफाई किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, वीक एसिड्स क्या होते हैं, कैसे किया हमने ये। तो देखो हमने क्या किया कि हमने जैसे कुछ एसिड्स लिए, ठीक है, हमने कुछ एसिड्स लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल HCl लिया, HNO3 लिया और यहाँ पर हमने एक और H2SO4 लिया। ठीक है, तो जैसे ही हम इन तीनों एसिड्स को वाटर में डिज़ोल्व किया ना तो क्या वो किस तरीके से ब्रेक डाउन है, HCl किस तरीके से टूटा, H+ और Cl- के फॉर्म में। HNO3 कैसे टूटा, H+ और NO3- आयंस में टूटा। और H2SO4 जो है वो 2H+ और SO4- के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया इन द सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो हम इन तीनों एसिड्स में एक कॉमन चीज़ देख पा रहे हैं कि इन एसिड में जितना भी हाइड्रोजन का अमाउंट प्रेजेंट है ना, तो सोल्यूशन में वो आयनिक फॉर्म में उतना हाइड्रोजन दे दे रहा है। जैसे कि HCl के अंदर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो सोल्यूशन में भी क्या है, एक H+ आयन मिल गया। HNO3 में भी एक प्रेजेंट है तो इधर भी एक मिल गया। H2SO4 के अंदर दो H+ प्रेजेंट है तो यहाँ पर भी क्या है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो सोल्यूशन में भी 2H+ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो बस स्ट्रॉन्ग एसिड्स इसी तरीके के होते हैं, वो पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस के अंदर। जितने आयंस या एटम्स उनमें प्रेजेंट होते हैं ना उतने के उतने क्या हो जाते हैं, वो आयनिक फॉर्म में वो हमें सोल्यूशन के अंदर आयनिक फॉर्म में हमें दे देते हैं, कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्योंकि वो जितने H+ उनके पास थे, हाइड्रोजन थे, उतने के सब उसने लिबरेट कर दिए सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारा सोल्यूशन है उसके अंदर H+ आयन की जो कंसंट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और उसी की वजह से जो हमारा सोल्यूशन होता है जिसमें अपन ने एसिड डाल रखा है वो सोल्यूशन अब एसिडिक नेचर का टर्न हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वीक एसिड्स क्या होते हैं। वीक एसिड्स होते हैं कि जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, वो सारे के सारे H+ आयन जो है वो लिबरेट नहीं करते हैं इन द सोल्यूशन जब हम उसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। किस तरीके से, जैसे कि हमारे पास एक एसिड है CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको अपन एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपन एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो जब इसको अपन वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो तुम देखो ये कुछ इस तरीके से डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व इन द सेंस ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो देखो इसके पास थे तो कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, लेकिन लिबरेट कितने कर पाया, एक ही लिबरेट कर पाया, बाकी तो हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहे। तो मतलब ये
H+ आयन जो है वो ज़्यादा सोल्यूशन में नहीं दे पाता। तो इस तरीके के एसिड्स को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के एसिड्स को अपन वीक एसिड्स कहते हैं। क्योंकि अगर अपन सोचें कि अगर इसके अंदर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर अपन के पास 100 हाइड्रोजन एटम्स थे, लेट अस सपोज कि इस मॉलिक्यूल के अंदर अपन के पास 100 हाइड्रोजन एटम्स हैं। ओके, हमने जो पूरा डाला, जितना भी इसका कंसंट्रेशन डाला, उसके पास हमारे पास 100 हाइड्रोजन एटम है ओवरऑल। ठीक है, तो इसने क्या किया कि सारे 100 के 100 जो थे वो हमें नहीं दिए। इसने सपोज करो, लेट अस सपोज इसने हमको 70 ही दिए। 70 नंबर ऑफ H+ आयन्स ही क्या कर दिया, हमको सोल्यूशन में दिया है। बाकी के तो 30 जो है वो कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहे। तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं, सारे के सारे हाइड्रोजन आयन्स जो उनके पास होते हैं वो सोल्यूशन में लिबरेट नहीं करते हैं, तो उस तरीके के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, वीक एसिड्स के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, सब्सटेंसेस को हम वीक एसिड्स में के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जब अपन स्ट्रॉन्ग एसिड्स में अगर अपन देखें ना, तो जैसे इसके पास एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन हमको मिला, यहाँ पे एक था तो भी यहाँ पे एक मिला, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हमको सोल्यूशन में भी 2 हाइड्रोजन आयन मिले। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो H+ की कंसनट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन जो वीक एसिड्स होते हैं वो H+ की कंसनट्रेशन को इतना इंक्रीज नहीं कर पाते, बहुत ही कम इंक्रीज कर पाते हैं। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं HCOOH का, जिसको अपन फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। जब अपन इसको ब्रेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से टूटता है। किस तरीके से टूटता है, HCOO- प्लस H+, इस तरीके से टूटता है। आप देख सक रहे हो कि ये ना, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन थे बट हम ब्रेक डाउन होकर हमको सिर्फ एक ही मिला, और एक तो कार्बन के साथ एज इट इज़ कंबाइंड फॉर्म में ही प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल ले लेते हैं H2CO3। इसको क्या बोलते हैं, H2CO3 को, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये किस तरीके से टूटता है, कार्बोनिक एसिड कुछ इस तरीके से टूटता है। कार्बोनिक एसिड टूटता है 2H+ प्लस CO3-2। ठीक है, 2H+ प्लस CO3-2। तो इस तरीके के जो एसिड्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, जो H+ की आयन की कंसंट्रेशन को इतना ज़्यादा सोल्यूशन में इंक्रीज नहीं करते हैं, तो इस तरीके के एसिड्स को हम वीक एसिड्स की कैटेगरी के अंडर डाल देते हैं। दे गिव और लिबरेट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ आयन इन द सोल्यूशन। ये पूरी तरीके से H+ आयन्स को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन H+ की नहीं बढ़ाता है, बहुत ही कम अमाउंट में H+ आयन को सोल्यूशन के अंदर लिबरेट करता है। ठीक है, अगर अपन एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड सोल्यूशन में या वाटर में डालते हैं तो दोनों बीकर्स जो हैं कहलाएंगे तो एसिडिक ही, सोल्यूशन दोनों ही एसिडिक कहलाएंगे। लेकिन अगर अपन कंपैरिजन की बात करें तो अगर जो फर्स्ट बीकर होगा जिसके अंदर अपन ने HCl या H2SO4 जैसे एसिड्स डाले हैं तो ये एसिडिक नेचर ज़्यादा शो करेगा, और जो वीक जिसमें डाला है हमने एसिड्स तो इसके अंदर भी सोल्यूशन होगा तो एसिडिक, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी इतनी फास्ट या इतनी अच्छे से शो नहीं कर पाएगा, बिकॉज इसके अंदर H+ आयन का जो कंसनट्रेशन है वो कम है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट बीकर जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स होता है। ठीक है, और एक बात जो तुम्हें याद रखने की और ज़रूरत है कि जो वीक एसिड्स होते हैं ना उनके अंदर जो भी रिएक्शंस होती हैं ना वो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं। कैसी होती हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब इनके अंदर अपन इस तरीके का एरो शो नहीं करते, रिएक्शन के बीच में अपन कुछ इस तरीके का शो करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जिस रेट से हमारा जो ये एसिड है, हमारा जो मिथेनॉइक एसिड है या फिर जिसको अपन एसेटिक एसिड कहते हैं, इथेनॉइक एसिड और एसेटिक एसिड कहते हैं, जिस रेट से इथेनॉइक एसिड ब्रेक डाउन हो रहा है आयंस के अंदर, उसी रेट से क्या हो रहा है, आयंस भी वापस से मिलकर क्या बना रहे हैं, इस एसिड को बना रहे हैं। तो अपन क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर होती है। मतलब जिस रेट से ये रिएक्शन इस तरीके से चल रही है, मतलब जिस रेट से CH3COOH वाटर के साथ मिलकर ये दोनों आयंस दे रहा है, उसी रेट से या उसी स्पीड से क्या हो रहा है, ये दोनों आयंस मिलकर क्या कर रहे हैं, फिर से क्या बना रहे हैं, हमारा रिएक्टेंट बना रहे हैं। रिएक्टेंट क्या है, ये एसेटिक एसिड और वाटर। तो इस तरीके से जो क्या रहता है, वीक एसिड्स जो है वो रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेसिसिटी के बारे में। जब अपन एसिडिक नेचर पढ़ते हैं किसी कंपाउंड का तो हमें उसका बेसिसिटी भी पता होना चाहिए। बेसिसिटी क्या होता है, जितने आयंस आयनाइजेबल होते हैं ना, जितने H+ आयंस जो आयनाइजेबल होते हैं उसी को ही अपन बेसिसिटी की तरह मतलब डिटरमाइन करते हैं। जैसे कि अपन HCl की बात कर रहे थे तो HCl में क्या था, H+ और Cl- था, मतलब कि कितने आयनाइजेबल H+ थे,
एक था, ठीक है। तो इस तरीके के कंपाउंड को अपन मोनोबेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ये रहा, मोनोबेसिक कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक H+ आयन आयनाइजेबल था। ओके। अगर अपन डाई बेसिक की बात करें तो डाई बेसिक के अंदर अपन किसका एग्जाम्पल दे सकते हैं? डाई बेसिक के अंदर अपन कार्बोनिक एसिड का एग्जाम्पल दे सकते हैं, H2CO3 का, क्योंकि इसके अंदर देखो 2 H+ आयन्स हमें मिलते हैं प्लस CO3-2। तो 2 H+ आयन्स मिले तो ये क्या हो गया? ये डाई बेसिक हो गया। ओके। अगर अपन ट्राई बेसिक की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा? 3 H+ आयन्स जो होंगे वो क्या होंगे? आयनाइजेबल होंगे। मतलब अगर मैं उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो 3 H+ आयन्स हमें सोल्यूशन में देखने को मिलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल तुम H3PO4, H3PO4 एक क्या होता है? एसिड होता है। अगर अपन इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये 3H+ देता है प्लस PO4-3 देता है। तो देखो 3 H+ आयन आयनाइज हो गए, इसमें 2 H+ आयन आयनाइज हो गए और इसमें 1 H+ आयन आयनाइज हो गया। ओके। तो उसी हिसाब से अपन मोनोबेसिक, डाईबेसिक और ट्राईबेसिक कहते हैं। मतलब मोनोबेसिक का मतलब ये है कि एक सब्सटेंस है जिसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया और उसने मुझे 1 H+ आयन दिया। डाईबेसिक का मतलब है एक सब्सटेंस है, एक एसिडिक कंपाउंड है जिसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, उसने मुझे 2 H+ आयन्स दिए। सिमिलरली एक सब्सटेंस है जिसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया और उसने 3 H+ आयन्स दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा? ट्राईबेसिक हो जाएगा। ठीक है। यहाँ हमने बात कर ली सारा अपना एसिड की। अब इसका स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स का क्या था? हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी किया। कैसे किया? हमने क्या कर दिए? 2 बीकर्स ले लिए, ठीक है। हमने 2 बीकर्स ले लिए, ठीक है। दोनों में पानी तो था ही, वाटर तो दोनों में ही था, ठीक है। इस वाले बीकर के अंदर हमने कुछ इस तरीके के एसिड्स डाले, HCl डाल दिया, या फिर हमने H2SO4 डाल दिया, या फिर हमने क्या डाल दिया? HNO3 डाल दिया, ठीक है। और सेकंड वाले बीकर के अंदर इन तीनों में से कोई भी एक डाल सकते हो, या एक एक करके हमने तीनों तरीके से एक्सपेरिमेंट भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों में से कोई एक एसिड इसमें है। और नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इस वाले बीकर के अंदर या तो फिर अपन के पास ये एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है, या फिर हमारे पास ये प्रेजेंट है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। हमने क्या किया? इस वाले बीकर से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने की कोशिश करी, ठीक है। और इसमें भी क्या करा? सेम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने की कोशिश करी और बल्ब भी रख दिया था, ठीक है। अब देखो, अब कैसे पता पड़ा कि जो फर्स्ट वाला बीकर था ना, उसके अंदर जो बल्ब है ना वो बहुत जल्दी ही ग्लो करने लग गया और काफ़ी टाइम तक ग्लो कर रहा था। ये हमने नोटिस करा तीनों केसेस में, HCl के केस में, H2SO4 और HNO3 के केस में। सिमिलरली नेक्स्ट वाले बीकर के अंदर बल्ब ग्लो तो किया, लेकिन इतना अच्छे से ग्लो नहीं किया और काफ़ी टाइम तक भी, और इतना जल्दी भी ग्लो नहीं किया, और इतना अच्छे से भी वो ग्लो नहीं कर रहा था। क्यों? और हमको ये किस तरीके से इस एक्सपेरिमेंट ने हेल्प किया कि भाई द फॉलोइंग एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड, ये किस तरीके से हमारा बेसिस बना एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का? देखो, हम जानते हैं कि जो एसिड्स होते हैं ना वो बहुत ही अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो हमने ये एक्सपेरिमेंट इधर भी लगा कर देख लिया। तो जैसे ही हमने ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स वाला पोर्शन रखा ना बीकर के अंदर, तो हम देख रहे थे कि क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है तो इन्होंने H+ आयन बहुत ज़्यादा लिबरेट करे होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? कंडक्टेंस बहुत अच्छी हुई और बल्ब जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्लो करा और काफ़ी टाइम तक ग्लो करा और बहुत जल्दी भी ग्लो कर गया, ठीक है। लेकिन जब अपन वीक एसिड्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पे जो H+ आयन्स थे हालांकि लिबरेट हो रहे थे, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ H+ आयन्स का कंसनट्रेशन नहीं था, जिसकी वजह से जो बल्ब था वो इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से ग्लो नहीं करा और जल्दी भी ग्लो नहीं करा। तो हमने एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई कर दिया कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो H+ आयन ज़्यादा लिबरेट करते हैं, और जो वीक एसिड्स होते हैं वो H+ आयन्स लिबरेट तो करते हैं बट उनका नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, कंसंट्रेशन कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब क्योंकि हम एसिड्स को डिस्कस करके आ गए हैं तो बेसिस हमको बहुत इजीली और जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन बेसिस की स्ट्रेंथ देखते हैं। अब हम जानते हैं कि जिस तरीके से जो एसिड्स होते हैं वो H+ आयन्स लिबरेट करते हैं सोल्यूशन के अंदर, उसी तरीके से जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं? OH आयन्स को लिबरेट करते हैं सोल्यूशन के अंदर, और ये OH आयन्स ही होते हैं जो उनकी बेसिस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उनको करवाने में हेल्प करते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द OH आयन्स जो बेसिस
बेसिस होते हैं वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है, मतलब जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो शो कर पाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द OH आयंस, अब OH आयंस के बेसिस पे ही कि भाई कोई कितना ज़्यादा लिबरेट कर रहा है, उसी तरीके से जो बेसिस होते हैं वो भी क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, जो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और वीक क्या होंगे, जो इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होंगे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि NaOH है जिसको अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जैसे उसको वाटर में मिक्स किया तो ये किस तरीके से टूटा, Na+ और OH- आयन के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। सिमिलरली KOH जिसको अपन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये किस तरीके से टूटा, K+ और OH- आयन के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन हो गया। मतलब जितने OH आयंस इसके पास थे इसने दे दिए, दोनों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड ने भी दिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने भी दिए। इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, OH आयंस का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया और सोल्यूशन को स्ट्रांगली बेसिक बना दिया। तो इसी तरीके के जो सब्सटेंसेज होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं। सिमिलरली अगर अपन वीक बेसिस की बात करें तो ये हाइड्रोक्साइड आयंस देंगे तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं देंगे। जैसे कि NH4+ जो है उसको और OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड और वाटर को अगर अपन मिक्स करते हैं तो वो NH4+ और OH आयंस देंगे। अब आप बोलोगे कि मैम इसके अंदर जितने OH आयंस थे वो उतने लिबरेट तो हो गए, लेकिन देखो ऐसा होता है कि अगर इसके पास 100 OH आयंस होंगे ना, अगर इन सोल्यूशन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ओवरऑल 100 मॉलिक्यूल्स है और उसके अंदर अमोनिया जो है वो 50% है, 50% है, और OH आयंस जो है वो भी क्या है, 50% है। तो ओवरऑल अगर सोल्यूशन की बात की जाए ना तो OH आयंस हमें 50% नहीं मिलेंगे, थे कितने, 50%, हमें मिलेंगे सिर्फ 45%। 45 मिल सकते हैं, 30 मिल सकते हैं, ऐसा इस तरीके से अपन इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से जो सारे के सारे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल्स थे ना वो पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं, और ऊपर से हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब जिस रेट से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन होकर अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है, उसी स्पीड से या उसी रेट से अमोनियम आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस मिलकर क्या कर रहे हैं, वापस से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो सोल्यूशन है वो पूरा अच्छी तरीके से जो बेसिक नेचर है वो शो नहीं कर पाता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो सोल्यूशन है वो क्या है, वो वीकली बेसिक है, वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। और यही एग्जाम्पल अपन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं वीक बेस का, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ये किस तरीके से टूटता है, कैल्शियम +2 और 2 OH- आयंस के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन होता है। इसमें भी वही लगेगा कंसेप्ट कि अगर इसके अंदर OH आयंस का जो रेशियो है वो 50% है और कैल्शियम का भी 50% है, तो OH आयंस हमें या तो 45% मिलेंगे या 47 मिलेंगे या 49 भी मिलते हैं ना, तो भी हम क्या बोलते हैं कि जो फॉलोइंग सब्सटेंस है इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि उसने पूरी तरीके से डिसोसिएशन शो नहीं किया है। अगर पूरा 100% डिसोसिएशन होता है ना तो ही अपन किसी फॉलोइंग सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग या फिर वीक स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, ठीक है। और अगर वो थोड़ा सा मतलब 1% भी डिसोसिएट नहीं हुआ, मतलब मैं कह रही हूँ 49% भी अगर OH आयंस मिल रहे हैं तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वीक की कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे। अब क्योंकि इसके अंदर OH आयंस पूरी तरीके से लिबरेट नहीं करे हैं तो इसके अंदर OH आयंस की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में बढ़ेगी नहीं, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो स्ट्रांगली बेसिक नहीं कहलाएगा। दे डू नॉट गिव लार्ज नंबर ऑफ OH आयंस इन द सोल्यूशन। जिस तरीके से जब अपन एसिड पढ़ रहे थे तो हमने बेसिसिटी के बारे में पढ़ा था और उसके अंदर हमने कहा था द रिप्लेसेबल या आयनाइजेबल H+ आयंस। तो उसी तरीके से जब अपन बेसिस पढ़ते हैं तो हमें एसिडिटी के बारे में पढ़ना पड़ता है, मतलब ये पूरा इन्वर्टेड चलता है, पूरा उल्टा चलता है, ठीक है। तो एसिडिटी का क्या हो जाएगा, इसके अंदर वहाँ पे रिप्लेसेबल या आयनाइजेबल H+ आयंस थे, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस ऑन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। जैसे कि अगर अपन मोनो एसिडिक की बात करते हैं तो जैसे अगर अपन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं तो जब अपन इसको ब्रेक डाउन कर रहे थे तो ये किस तरीके से टूटा था, NH4+ और OH आयंस, मतलब इसने मुझे एक OH आयन दिया, एक मॉलिक्यूल ने एक OH आयन दिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक मॉलिक्यूल, लेकिन सोल्यूशन में ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और हर मॉलिक्यूल क्या देगा, एक ही OH आयन देगा, ठीक है। तो इस तरीके के कंपाउंड को अपन मोनो एसिडिक कहेंगे, मोनो बेसिक नहीं, मोनो एसिडिक कहेंगे। रिप्लेसेबल या आयनाइजेबल OH आयंस की बात हो रही है, ठीक है। अगर अपन डाई एसिडिक की बात करें तो इसके अंदर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये क्या करेगा, 2 OH आयंस दे देता है। जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, क्योंकि 2 दे रहा है इसलिए अपन ने क्या करा, डाई एसिडिक करा। ट्राई एसिडिक का एग्जाम्पल क्या होगा, AlOH होल थ्राइस, Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको, ठीक है। ये कैसे टूटता है, Al+3 + 3 OH
माइनस आयन में ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ब्रेक डाउन होता है। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ द OH आयंस लिबरेटेड या आयनाइजेबल इन द सोल्यूशन द सब्सटेंस इज नोन एज मोनोएसिडिक, डाईएसिडिक एंड ट्राईएसिडिक। एक OH आयन दिया तो मोनोएसिडिक, डाई के से 2 OH आयंस दिए और ट्राईएसिडिक मतलब कि 3 OH आयंस दिए। ओके, इस अभी तक हमने क्या कर दिया है, वीक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेसिस एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस पढ़ लिया है, एसिडिटी बेसिसिटी सब पढ़ लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमने एसिडिटी और बेसिसिटी, बेसिकली जो हमने एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ पढ़ी है, अब उसको अपन पीएच के टर्म्स में डिटरमाइन करेंगे। पीएच के टर्म्स में अपन डिटरमाइन करेंगे। थोड़ा सा न्यू टॉपिक है तुम्हारे लिए, तो चलो अपन इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि जो भी हमें सब्सटेंस मिल रहा था हम उसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। H+ आयन OH आयंस में टूट रहा था, जितना ज़्यादा OH आयन दे रहा था उतना स्ट्रॉन्ग बेस था, जितना कम H+ आयन दे रहा था उतना वीक एसिड था। इस तरीके से हम देख रहे थे, ठीक है। तो अभी साइंटिस्ट ने क्या करा, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका निकाला जिससे हमें विद इन कुछ सेकेंड्स में पता पड़ जाएगा कि जो भी फॉलोइंग सब्सटेंस है हमारे पास, मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि वो एसिड का नाम क्या है और उस बेस का नाम क्या है, मेरे को बस एक बीकर में दे दिया गया है, तो भी हम पता लगा सकते हैं कि उसका पीएच क्या है, कि भाई वो सब्सटेंस एसिडिक है। एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग है, मॉडरेट है, वीक है, और बेस है तो कितना बेसिक है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है कि मॉडरेट है, वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। और ये सब किसकी मदद से हो पाया है, पीएच की मदद से हो पाया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंस डी हाइड्रोजन, मतलब कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यस, जो पीएच होता है ना वो H+ आयंस के कंसंट्रेशन के बेसिस पे निकाला जाता है, ठीक है। वैसे तो इसका एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन तुम्हारे लेवल पे अभी इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमको एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए क्योंकि अब हम इससे पढ़ रहे हैं। लेकिन 11th और 12th में इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर, पीएच के ऊपर, ठीक है। लेकिन बस तुम्हें अभी तक ये ध्यान रख लो कि पीएच जो है वो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के बेसिस पे निकाला जाएगा। कैसे, अब मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ कि देखो, अगर कोई एक सब्सटेंस है, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो H+ आयंस बहुत ज़्यादा लिबरेट कर रहा है, ठीक है। कोई एक सब्सटेंस है, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वो H+ आयंस बहुत ज़्यादा लिबरेट कर रहा है, और दूसरा सब्सटेंस है जो H+ आयन कम लिबरेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर जो H+ आयन ज़्यादा लिबरेट कर रहा है तो मैं बोल सकती हूँ ना कि वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, करेक्ट। ये बात तो मैं कह सकती हूँ क्योंकि वो H+ आयन ज़्यादा दे रहा है तो वो दैट सब्सटेंस विल बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर कोई दूसरा सब्सटेंस जिसका मैंने बोला कि वो H+ आयन कम दे रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि वो एक वीक एसिड है या फिर एक वो स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बोल सकती तो बेस तो उसको कह सकती हूँ, क्योंकि अगर कोई H+ आयंस अच्छा नहीं दे रहा है तो वो बेसिक की कैटेगरी में उसको मैं डाल सकती हूँ। तो बस इसी यही सब माइंड अपना रखकर साइंटिस्ट ने क्या करा, पीएच को मतलब ये डेफिनेशन रख दी पोटेंस डी हाइड्रोजन की। इतना डीप में हमको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया है। अभी अपन और पढ़ते हैं, ठीक है। pH ऑफ एनी टाइप ऑफ सोल्यूशन इज मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड pH मीटर। किसी भी सॉल्यूशन का जो pH होता है ना, अपन एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, बेसिकली pH मीटर से मेजर करते हैं। और ये pH मीटर है ना, देखो कुछ इस तरीके का दिखता है। बेसिकली एक पेपर की शीट होती है, ठीक है। एक पेपर की पतली सी शीट होती है और उसके अंदर अलग अलग तरीके के कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन है ना तो ग्रीन के भी शेड्स होंगे, ब्लू है तो ब्लू के भी शेड्स होंगे, ठीक है। और ये जो कलर होता है ना वो हमें हेल्प करता है कि भाई जो फॉलोइंग सब्सटेंस है वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, मतलब बेसिक है या न्यूट्रल है। तो देखो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। अब तुम देख रहे हो कि ये जो पीएच है ना, स्केल है हमारे पास, ये जो पीएच स्केल है उसका नंबर कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रहा है, 0 से 14 तक रेंज कर रहा है। 0 से 14 तक क्या कर रहा है, इसका नंबर रेंज कर रहा है। और बीच में आ रहा है, बिल्कुल बीच और सेंटर पॉइंट पे देखें तो 7th नंबर आ रहा है। और उस नंबर को हमने ऊपर क्या मार्क कर रखा है, न्यूट्रल मतलब ना तो एसिडिक ना ही बेसिक। अगर कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर का नेचर शो करता है कुछ इंडिकेटर वगैरह ऐड करने के बाद, बेसिकली इंडिकेटर्स ऐड किए जाते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं, ऐड करने के बाद कुछ इस तरीके के डिफरेंट कलर्स हमें शो करते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक बीकर है, इसमें एसिड है बेस है मुझे नहीं पता, एसिड है या बेस है मुझे नहीं पता, मुझे मेरी टीचर ने क्या कर दिया, इसके अंदर सोल्यूशन ला कर दे दिया और मुझे बोला टेस्ट करो कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर सिंपली एक इंडिकेटर डाल दिया। इंडिकेटर नाम की एक चीज़ होती है जो हमें हेल्प करती है बताने के अंदर कि द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिक कैसे, बाय चेंजिंग द कलर। इंडिकेटर नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि वो कलर बदल के हमें बता देता है कि जो सब्सटेंस है वो क्या नेचर शो कर रहा है, इसलिए इसका नाम इंडिकेटर रखा है।
तो सपोज़ करो कि मैंने इस बीकर के अंदर एक सोल्यूशन था, मतलब मैम ने एसिड या बेस डाल के दिया, मुझे नहीं पता, ठीक है, और मैंने उसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर दिया, और जैसे ही मैंने इंडिकेटर ऐड किया ना तो मेरा जो कलर था ना थोड़ा सा ऑरेंजिश आया। क्या आया? ऑरेंजिश आया, लेकिन लाइट ऑरेंज आया, बहुत ही क्या आया? लाइट ऑरेंज आया। तो मैंने क्या करा, इस कलर को मैंने जो मेरे पास पीएच मीटर वाली स्केल पड़ी थी ना उससे मैच करने की कोशिश करी। तो मैंने देखा कि ये जो कलर है ना वो कुछ 2 नंबर वाले से रिजेंबल कर रहा है। क्या कर रहा है? 2 नंबर वाले से, जो सेकंड नंबर पे जो कलर आ रहा है ना उस पर रिजेंबल कर रहा है। तो फिर मुझे समझ में आ गया कि ये जो मैम ने सब्सटेंस मुझे दिया है वो एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 0 से लेकर 6 तक जो सब्सटेंसेज हैं वो एसिडिक की कैटेगरी में आ रहे हैं, या फिर जो कलर्स हैं वो एसिड की कैटेगरी में आ रहे हैं, और जो 8 से 14 तक आ रहे हैं वो सारे अल्कलाइन या बेस के नेचर में आ रहे हैं। लेकिन जो 7th पोजीशन है वो न्यूट्रल है, वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है। और अगर मैं और प्रिसाइजली तुम्हें बात बताऊँ ना तो 0 से लेकर 3 तक जो भी कलर्स आते हैं ना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई इंडिकेटर कोई डाला है और इनमें से कोई कलर आ रहा है, 0 1 2 3 में से कोई सा भी कलर आ रहा है, इसका मतलब मेरा जो सब्सटेंस हमको गिवन है वो स्ट्रॉन्गली एसिडिक नेचर का है, ठीक है। और जो 4 5 6 पे है ना, ये है ना नॉर्मल मॉडरेट एसिड है। क्या है? मॉडरेट बोल सकते हो या वीक एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। मोर प्रिसाइजली अगर अपन एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाकर देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड इस तरीके से पता पड़ता है। सिमिलरली अगर अपन इधर राइट साइड की तरफ चलते हैं तो 8 9 10 तक देखते हैं, 8 9 10 11 तक, तो हम देखेंगे अगर हमारा कोई भी इस तरीके का कलर आ रहा है इंडिकेटर ऐड करने के बाद, तो हमें पता पड़ जाना चाहिए कि जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है, वो एक वीक बेस है। यस वो क्या है? एक वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग नहीं। स्ट्रॉन्ग कौन से कहलाएंगे? 12 13 14 11th वाला भी तुम उसको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन 12 13 14 तो क्या होंगे? स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर के, स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर के। और अगर मैं 0 और 14 की बात करूं तो ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम केसेस हैं। अगर किसी का कलर रेड आ रहा है और अगर एक सब्सटेंस का कलर एकदम, ये कैसा कलर हो गया, एकदम ये डार्क ब्लू कलर हो गया, एकदम डार्क ब्लू, मतलब पर्पल के शेड में जा रहा है, इतना इंटेंस ब्लू कलर आ गया, तो मैं डेफिनेटली आंख बंद करके कह सकते हैं कि जो रेड वाला है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो ब्लू वाला है वो क्या है? स्ट्रॉन्गली बेसिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से बिना किसी मतलब प्रॉब्लम के हम पता लगा सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स की जो हमारा फॉलोइंग सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, और एसिड में भी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, ठीक है। अब अपन कुछ जनरल बातें डिस्कस कर लेते हैं कि हम जो अपन इस स्केल में देखकर भी आए कि जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका जो पीएच है वो 7 होता है, क्योंकि ना तो वो एसिडिक होता है ना ही वो बेसिक होता है, ठीक है, वो हमें दिख भी रहा है। जो एसिडिक सोल्यूशन होता है उनका जो पीएच है वो 7 से कम है, देख लो 7 से, सब नीचे वाले जो सब्सटेंसेज हैं उनका पीएच 7 से कम है, तो वो एसिडिक सोल्यूशन है। एसिडिक सोल्यूशन में भी मैंने तुम्हें पहले ही डिस्टिंग्विश कर दिया था स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स का। स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच जो है वो 0 1 2 और 3 तक कर सकते हो, ठीक है। और 4 5 6 जो है वो वीक एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। सिमिलरली बेसिक का सोल्यूशन पीएच, बेसिक सोल्यूशन का जो पीएच है वो 7 से ज़्यादा होता है, हमें दिख रहा है 8 से लेकर 14 तक सारे बेसिस ही भरे पड़े हैं, और उसके अंदर भी 8 से लेकर 10 तक, 8 से लेकर 10 तक क्या थे? 8 9 और 10 जो थे वो क्या थे? वीक बेस थे। और 11 12 13 और जो 14 है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस की कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या था हमारा, हमने पीएच स्केल की मदद से, पीएच मीटर की मदद से हमने ये बिना किसी प्रॉब्लम के या बिना किसी टाइम लगाकर, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगा, मैं बहुत ही इजी वे में हमने पता लगा लिया कि द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो ये सब क्या रहा, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस हमने पूरी तरीके से पढ़ ली है। किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी एसिड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है, और उसी तरीके से बेसिस कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वीक है। हमने बेसिसिटी और एसिडिटी के बारे में भी पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया है, और पीएच स्केल के बारे में भी पूरी तरीके से पढ़ लिया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।